हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ब्रिटिश संविधान यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और उसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रिटेन के बारे में जानने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। और इस प्लेटफॉर्म से, इस रूपरेखा से आपको ये पता चल पाएगा कि हाँ, जो ब्रिटिश है वो उसके मतलब उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी कंट्री के बारे में। ठीक है कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, क्या हिसाब है, कितने लोग बाहर से रहते हैं, ये सारी टोटल इन्फॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और हर एक उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिस भी कंट्री के बारे में इस 5th सेमेस्टर वाली सीरीज में हम डिस्कस करते आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं आपको हर बार यही बताती हूँ कि जो भी जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उनके पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स से अप टू डेट रहने के लिए हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम है एंड और भी जैसे फेसबुक है, इन सब के साथ जुड़े रहिए। और यूट्यूब के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बाकी चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। लेकिन पहले पूरा जो लेक्चर्स है उसको सुनने के बाद, उसको समझने के बाद, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रिटिश जो कंट्री है, जो कॉन्टिनेंटल है, यूरोपीय कॉन्टिनेंटल में पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या इसकी रूपरेखा है, क्या इसका स्ट्रक्चर्स है। तो उस छोटे से देश का अगर क्षेत्रफल बताएं तो पृथ्वी के क्षेत्रफल का केवल 0.2% है। यानी कि अगर आप ग्लोब भी देखेंगे ना तो सबसे छोटा कंट्री आपको ये नजर आएगा। 0.2% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो संसार के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें अगर गिनती की बात करें तो ये 75 पोजीशन पर होती है इसकी गिनती, यानी कि 75वें नंबर पर इसकी गिनती होती है। इसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग मील से भी कम है, जो कि फ्रांस का 2/5 भाग है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की बात करें तो वहाँ का 1/30 भाग से भी इसमें कम है अगर इसके पूरे क्षेत्रफल में की बात करते हैं। तो यूरोप और इसके बीच में इंग्लिश चैनल नामक एक समुद्र है और इस चैनल से ब्रिटेन के लिए एक प्राकृतिक जो नेचुरल रूप से जुड़ा हुआ होता है ना, उसका काम करता है कि भाई ये एक इंग्लिश चैनल है, ठीक है, वो बनाए, लेकिन हाँ एक नेचुरली जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसको यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके किसी भी भाग की दूरी समुद्र तट से, यानी कि अगर हम सी कोस्ट से देखें तो 60 मील से अधिक नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 60 या 59 या 58 के अप्रोक्सीमेटली यही इसके चारों तरफ आपको अगर आप मतलब मैपिंग करोगे तो समुद्र तट से इसकी जो दूरी है वो 60 मील से अधिक आपको नहीं नजर आएगी। मतलब कम आ सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन संसार के देशों में 11वें स्थान पर, अगर पॉपुलेशन की डायरेक्शन से देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये 11वें स्थान पर पॉपुलेशन के मामले में आता है। पहले स्थान पर आप लोगों को पता है, कमेंट करके बता देना। ठीक है, कमेंट नहीं फटाफट से कर देना क्योंकि ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन अब है नहीं है, क्योंकि अभी 1 साल से किस कंट्री को रिप्लेस किया है, कौन सी कंट्री ने जो फर्स्ट नंबर पर पॉपुलेशन की दृष्टि से नंबर 1 है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना। लेकिन ब्रिटेन की जब बात करते हैं तो वो 11वें स्थान पर आता है। जनसंख्या घनत्व यानी कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो उसकी दृष्टि से ये 4th पॉइंट पे यानी कि 4th पोजीशन पर आता है। संसार के कच्चे माल के उत्पादन की बात करें तो 2/5 भाग ब्रिटेन ही इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर से जो कच्चा माल मंगाता है वो ब्रिटेन ही मंगाता है। ठीक है, 2/5 भाग पूरे प्रोडक्शन का। और इसके बदले में लगभग इतना ही सामान तैयार करके, यानी कि जो कच्चा माल आता है उससे जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसको वो उतने ही जो मेजरमेंट है उतने में ही वो उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। यानी कि 2/5 भाग अगर वो इंपोर्ट कर रहा है किसी भी कच्चे माल को तो उतना ही वो एक्सपोर्ट भी उसको कर रहा है। तो इसकी जो व्यापारिक क्षमता है, यानी कि इसकी जो ट्रेडिंग कैपेबिलिटी है, बिजनेस कैपेबिलिटी है, वो संसार में 2nd पोजीशन पर यहाँ पर देखने को मिलती है। ब्रिटेन का नाम की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का नाम प्राचीन ब्रिंटोस या ब्राइंथोस से बना है और ये सेल्टिक लोगों का समुदाय था जो 1000 ईस्वी पूर्व इंग्लिश चैनल को पार करके यूरोपीय कॉन्टिनेंटल से आकर यहाँ पर बस गए थे। ठीक है, गॉल्स नामक ही करने समुदाय भी यानी कि कम्युनिटी भी बाद में स्कॉटलैंड और आयरलैंड में आकर के रहने लगे। ग्रेट ब्रिटेन 4 प्रदेशों से मिलकर बना है। ठीक है,
अगर आपने पहले से पढ़ा तो आपको पता होगा, नहीं है तो आज आपको पता लग ही जाएगा। ये जो ग्रेट ब्रिटेन हम बोलते हैं, बेसिकली इसमें 4 इनके स्टेट इंक्लूड है, एक इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इस मैप में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और कुछ तथ्य हैं, कुछ ऐसे सोर्स है जिनके आधार पर ये सिद्ध किया गया है कि ब्रिटेन पहले यूरोपीय महाद्वीप का ही भाग था, और जो स्टोन एज था उसके बाद में वो से एक अलग द्वीप बना, ठीक है। ये तो एक हिस्टोरिकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, अगर आप मैप में भी देखेंगे तो ये सिद्ध क्या आप नॉर्मली देख सकते हैं कि कहीं ना कभी कई 100 साल पहले ये यूरोप का हिस्सा रहा होगा। क्योंकि देखिए, जब आप हिस्ट्री को स्टडी करते हो ना, तो ये जितने भी अलग अलग कॉन्टिनेंटल आपको दिखाई दे रहे हैं, आप चाहे अफ्रीका का मैप देखें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल को देखें या एशियन कॉन्टिनेंटल को देखें, कहीं ना कहीं ये पहले समय में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो ये डिवाइड होते चले गए। और अगर आप इनकी शेप को देखोगे तो इनकी शेप बिल्कुल ऐसे नज़र आएगी जैसे कोई भी चीज़, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है, जब आप उसे तोड़ देते हो तो उससे वो अलग हो जाता है, और उसकी जो शेप होती है कि वापस से जोड़ देते हो तो वो मतलब एक जैसा सा लगता है। तो ऐसी ही चीज़ें आपको, ऐसी ही शेप इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर इसकी क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस क्लाइमेट देखने को मिलता है, और मतलब इन्वायरमेंट में भी काफ़ी नमी होती है। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मतलब जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है इतना ज़्यादा चेंज क्लाइमेट है कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी तो एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड, बारिश, या कोई भी ऐसा कम्प्लीटली ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि भाई ये जो टाइम आ रहा है ये फिर वर्षा ऋतु का है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक मानसून समय आता है, कुछ शीत ऋतु का समय आता है, ग्रीष्मकालीन समय आता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि यहाँ ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में इस तरह की कोई भी जो इन्वायरमेंट है वैसा आपको नहीं नज़र आएगा। यहाँ का तापमान 10 डिग्री से लेकर के 55 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, और कभी कभी तो लगातार कई दिनों तक सूर्य दिखाई भी नहीं देता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, संचार की बात करें, यातायात की बात करें, है ना, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ऐसी जो व्यवस्था है वहाँ पे वर्ष नॉर्मली ज़्यादातर जो दिन होते हैं वो नॉर्मली चलते रहते हैं, यानी कि ऐसे कोई रुकावट नहीं होती। जबकि रशिया जैसे अगर कंट्री की बात करें तो वहाँ पर बर्फ़ की वजह से या क्लाइमेट की वजह से, या यूँ कहे कि जो जलवायु परिवर्तन होता है, जो वहाँ पर इन्वायरमेंट होता है, उसकी वजह से काफ़ी तक ट्रांसपोर्ट बंद रहता है, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का एक ऐसा देश है जिसे विश्व की महान शक्तियों में से एक माना जाता है। क्योंकि यूरोप में अगर आप यूरोप कॉन्टिनेंटल को देखो तो सबसे पावरफुल, अगर हम फाइनेंशियल की भी दृष्टि से देखते हैं या ट्रेडिंग की भी दृष्टि से देखते हैं, तो वर्ल्ड में मतलब यूरोप में सबसे पावरफुल माना जाता है, ठीक। और यहाँ ये जो देश है वो यूरोपीय महाद्वीप के मुख्य भूमि से समुद्र से अलग एक द्वीप जैसा है, क्योंकि आपको मैप में यहाँ पे दे सकते हैं एक द्वीप जैसा, एक पोर्ट जैसा ही आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। मतलब कॉन्टिनेंटल थोड़ा सा अलग हो गया ना, ये जुड़ा हुआ यूरोप का ही हिस्सा लेकिन थोड़ा सा यूरोप से अलग हो गया। तो ये इसके चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो जहाँ तक मतलब इसके नाम की बात आती है तो द्वीप जैसा ही देश है, चारों ओर सागर से घिरा हुआ होने की वजह से महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज नॉर्मली अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, और बाहर के जो लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से अपनी जेन्युइन आपस में लोग बोल लेते हैं। क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंटल में और भी कंट्री को आप विजिट करोगे तो वहाँ पर कोई पोर्चुगल बोलता है, कोई जर्मनी बोलता है, ठीक है, कोई स्पेनिश बोलता है। तो अलग अलग वहाँ पर जेन्युइन उनकी लैंग्वेज है, उनकी रीजनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, इंग्लिश मतलब टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर इंग्लिश आपको इंग्लैंड में, यूके में आपको नज़र आ जाएगी। तो ये तो था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप सो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर आउट हो गई। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी कुछ ओल्ड वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगी। यूके कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप बहुत सारी ऐसी मतलब वीडियोज़ है वो अटेंड कर सकते हो। खैर ये तो एक नई वीडियोज़ है। इसके बाद बात करते हैं द पीपल एंड दियर रिलीजन्स, लोग और उनके धर्म की बात करते हैं, उनके धर्म के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटेन की जनसंख्या में एक तरीके से सदृश्यता पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर चीज़ें बहुत ही क्लियर आउट हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यकों में कोई संगठित समुदाय नहीं है, यानी कि जो माइनॉरिटी की अगर हम बात करें, बहुत कम जो रीजन्स के लोग रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसा संगठित समुदाय नहीं है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो थोड़े बहुत प्रवासी यहाँ बाहर से आए हैं वे यहाँ के निवासियों में ही मिल जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा कम्युनिटी, एक अलग से कम्युनिटी आपको नज़र नहीं आएगी कि हाँ ये माइनॉरिटी की अलग कम्युनिटी है, ये देखने में ऐसे लग रही नहीं। वहाँ पर सब एक जैसे सी लगेंगे आपको। और धार्मिक और जातीय भिन्नता भी वहाँ यहाँ की एकता को भंग नहीं कर सकी। अब ये तो खैर आपकी बुक में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, क्योंकि कभी भी निगेटिविटी
मैं तो आपको इस तरह की जो ग्रेजुएशन की बुक होती है आपको नहीं नज़र आएगी। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ ना हो, ऐसा आपको देखने को, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ देखने को मिलता होगा कि वहाँ पे यूनिटी है, यूनिटी वो भंग नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा लोगों में एकता है। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह लोगों के बीच में हो। ये मनुष्य जो जाति है, आप जहाँ तक जाओगे, आप जहाँ तक इस तरह की सोसाइटी देखोगे, लोग तो आपको हर तरीके के हर कंट्री में आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आप जो भी किताबों में लिखा हुआ है एज इट इज़ मैं आपको पढ़ाने लगूँ, आपको बताने लगूँ और यहाँ पे मैं महिमा मंडल करने लगूँ यूके का, तो हाँ, कुछ लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप तो यूके की तारीफ़ कर रहे हो। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं सो हैं, उसमें हम कर ही कह सकते हैं। और अगर एजुकेशन की भी अगर हम आगे बात करेंगे तो एजुकेशन में भी देखो बहुत सारी ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जो यूके में जब यहाँ पे डोमिनेंट था तब से लेकर के अब तक थोड़ा बहुत चेंज अब होने लग रहा है, लेकिन उसी हिसाब से चल रहा था ना सब कुछ। तो जो चीज़ें हैं तो हैं, उसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये फैक्ट इज़ फैक्ट। थोड़ा जब चेंज होगा तो चीज़ें बदलेंगी। यहाँ के निवासियों में मतलब मिल से जाते हैं धार्मिक और जातीय भिन्नता, ये किताबों में लिखा हुआ है कि भाई यूनिटी होती है, वो भंग नहीं कर सकती, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। आपके ओपिनियन से कैसा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। बहुसंख्यक ब्रिटेन वासी यानी कि जो मेजोरिटी में जो ब्रिटिशीज है वो ईसाई मत को किसी न किसी रूप में मानते हैं, अलग अलग तरीके से मानते हैं। 597 यानी कि 597 ईस्वी से यहाँ की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो ईसाई धर्म को प्रभाव पड़ने रहा। यानी कि यूके की जो क्रिश्चियनिटी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। जब सेंट ऑगस्टाइन ने पोप ग्रेगरी फर्स्ट के दूत के रूप में यहाँ भ्रमण किया था, तभी से गिरजा घरों में और जो पादरी हैं वहाँ की जनता ने वहाँ के शासकों पर प्रभाव डालना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो यूके की यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित है और लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली देखें तो राज्य और चर्च एक दूसरे के जो भी उनका जुडिशरी एरिया, जो क्षेत्राधिकार, उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ये सच है कि चर्च के बड़े बड़े जो भी अधिकारी होते हैं वो क्राउन की सहायता से, प्रधानमंत्री की सलाह से उनको अपॉइंट किया जाता है, और संसद में की जो पार्लियामेंट है उनमें उनको चर्च की नीतियों में परिवर्तन करने का भी अधिकार है। वहाँ पर अगर हम ब्रिटेन में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर पावरफुल है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यानी कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हमारे तो सुप्रीम कोर्ट में भी पावर है कि यहाँ पे कानून बन रहा है, लेकिन ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। आगे आने वाले जो भी पॉइंट होंगे उसमें आपको क्लियर आउट होता चला जाएगा कि सबसे ज़्यादा पावर जो है वो किसके हाथों में है, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसके हाथों में सबसे ज़्यादा पावर ब्रिटेन में है, ठीक है। तो ये तो बात थी लोग और उनके धर्मों के बारे में ब्रिटेन में। अब बात करते हैं थोड़ा लिटरेचर और एजुकेशन के बारे में। तो अंग्रेजी साहित्य का संसार में काफ़ी ग्लोरियस प्लेसमेंट रहा है, काफ़ी ग्लोरियस उनका एक स्टेटस रहा है, ठीक है। और एजुकेशन शिक्षा जो पॉलिसी है उसमें भी नॉर्मली बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है जिन पर आधारित है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज भी ब्रिटिश के आधार पर मानते आ रहे हैं, यानी इनको फॉलो करते आ रहे हैं। समय है, ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपर रूप से अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब आप लैंग्वेज को ही ले लीजिए, लैंग्वेज ठीक है, आप इंग्लिश को रखें एज ए लैंग्वेज की तरह, लेकिन उसमें उसको अपने आप में इतना अडोप्ट कर लेना कि आप जो सामने वाला इंग्लिश में बात करे तो आप उसको जस्टिफाई कर देते हो कि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट हिंदी में बात करने वाले ये तो इंटेलिजेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं कि आप इंडिपेंडेंट तो 1947 में आपको मिल गए, लेकिन अभी भी आप किसी न किसी तरीके से, चाहे वो आइडियोलॉजी के हिसाब से हो, चाहे वो लैंग्वेज के हिसाब से हो, आप पूरी तरीके से उनके अभी भी गुलाम हो। सब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, लोगों के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इंडियन एजुकेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ते हैं, उनके एजुकेशन को यहाँ पे पढ़ा जाता है। संसार के सबसे फेमस जो लिटरेचर हैं, जैसे कि हम विलियम शेक्सपियर की बात करें जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें जो काफ़ी महान नाटककार शैली से बिलोंग करते हैं, कीट्स हैं, जॉन मिल्टन हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कवि रहे हैं, चार्ल्स डिक्सन हैं, थॉमस हार्डी है, ये तीन तो मैंने यहाँ पे फोटो लगाई दी थी। बाकी मैं टॉमस हॉब्स की बात करूँ, लॉर्ड बेंथम, ये सब जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ये सब इंग्लैंड की एजुकेशन से, इनके लिटरेचर से ये प्रभावित थे। या यूके की जब जन्म हुआ था तो उन्होंने यहीं से अपना कंप्लीट जो इनका प्रभाव था थिंकर का, वो इनके एजुकेशन पर, इनके लिटरेचर पर पड़ा, ठीक। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान का स्वरूप, यानी कि फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के वैसे तो हम कहते हैं कि अलिखित है, इसका कोई डॉक्यूमेंटल नहीं है सामने। जैसे कि हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारा जो लिखित संविधान है, हर चीज़ डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। तो अमेरिका क्रांति के एक दार्शनिक रहे हैं टॉमस पेन, ठीक। तो टॉमस पेन के अनुसार
उन्होंने ये कहा था कि जहाँ संविधान साक्षात रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दिखा भी नहीं सकते हो, वहाँ संविधान होता ही नहीं है। और उन्होंने कहा था कि क्या श्री बर्क अंग्रेजी संविधान प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि नहीं तो हमारे निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि ब्रिटिश संविधान की बहुत चर्चा होते हुए भी संविधान नाम की वस्तु का अस्तित्व न तो पहले था और न ही आज है। यानी कि इस तरह की बातें टॉमस पेन ने कही थी कि जो आप संविधान को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, जिसका मतलब आपका संविधान कहने से क्या होता है, आपका संविधान ही नहीं है। तो इस तरीके से फ्रांस के विद्वान है अलेक्सिस दे तकविल, उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। और इस पर अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या रही है, उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका अब जब फ्रांस और बाकी के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे जुड़े हुए जो थिंकर है, जब वो इंग्लैंड के बारे में इस तरह की बात कर रहे होते हैं, जैसे अलेक्सिस द तकविल ने यहाँ पर कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, तो ऐसे पर अंग्रेजों ने अपना रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि संविधान तो संसार का सबसे प्राचीन संविधान है इंग्लैंड का, और संविधान के बिना किसी राज्य या उसके प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो टॉमस पेन या तकविल के मतलब भ्रम का जो कारण था, इल्यूजन का जो रीज़न था, उनकी संविधान की अपनी परिकल्पना थी, ठीक है, जिसमें लिखित दस्तावेज की आवश्यक माना जाता था। यानी कि उनकी ये थिंकिंग थी कि एक लिखित रूप से अगर कोई दस्तावेज आपके पास है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, दैट्स ए रियल। बट आप जिस तरीके से कह रहे हो ना कि हम तो अलिखित संविधान है, हम तो सिर्फ परंपराओं के बेस पे चले, वो नहीं मानते थे इस तरह की चीज़ों को। लेकिन फिर जो अंग्रेजी लिटरेचर से बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वहाँ पे लेखक हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, तो उन्होंने सारे जो भी भ्रम थे, इल्यूजन थे, उनको क्लियर आउट कर दिया, ठीक है। और आज भी मतलब अगर आप पढ़ोगे भी तो अलिखित संविधान है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, परंपराओं के बेस पर चीज़ें चल रही होती है, जो कि हम आगे इनके फीचर्स को डिस्कस करते हुए जब हम पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे संविधान के स्रोत के बारे में कि सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रिटेन के कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स है जो उसको डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो हम महान चार्टर की बात करते हैं, द ग्रेट चार्टर। अब जो महान चार्टर है वो कहती है कि ब्रिटिश संविधान के इतिहास में सबसे प्राचीन जो एलिमेंट्स रहा है वो चार्टर का रहा है, जिन्हें संविधान के सीमा चिन्ह यानी कि उनके जो लैंडमार्क है वो कहा जाता है। महान चार्टर को ब्रिटिश संविधान का लैंडमार्क बोला जाता है। यहाँ वे संवैधानिक समझौते हैं जिन्हें जनता ने राजा के निरंकुश शासन के विरुद्ध अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए राजा के विरुद्ध आंदोलन करके प्राप्त किया था। यानी कि जो महान चार्टर द ग्रेट चार्टर है, ये था कि एक मोनार्की सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाए, एक डेमोक्रेसी क्रिएट की जाए, या अधिकारों के संरक्षण के या जनता को जो अधिकार हैं उनको लेकर के उनके विरुद्ध एक आंदोलन तैयार किया था। वहाँ से ये चीज़ें उन्होंने प्राप्त की थी। तो विभिन्न बहुत सारे ऐसे चार्टर है जो प्रजा के अधिकारों की रक्षा की गारंटी देते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास हमारे रीट्स हैं, जो जितने भी हमारे 6 प्रकार के हमारे राइट्स हैं वो उनको सिक्योर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट है उनको सिक्योर करता है। ऐसे ही ब्रिटेन में महान चार्टर है जो वहाँ के लोगों के अधिकारों को सिक्योर करता है। तो 1215 में यानी कि 1215 में एक मैग्ना कोर्टा, पहला मैग्ना कोर्टा था जो संवैधानिक सीमा चिन्ह माना गया था, इनके लैंडमार्क माना गया था, जो 1215 में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसी के थ्रू राजा की जो भी शक्तियाँ थी, तो इसी के थ्रू जो पावर्स ऑफ किंग यानी कि राजा की जितनी भी शक्तियाँ थी उनको लिमिट में करने का मतलब प्रयास किया गया था। और इस महान जो ग्रेट चार्टर था उसके कुछ उपबंध थे, उनके कुछ वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि उनके अनुसार राजा के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है, मतलब लिमिटेशन बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई कि कुछ एक मामलों में एक महान परिषद, एक जो ग्रेट काउंसिल थी, उनकी अनुमति के बिना कोई भी कदम नहीं उठाएगा। और ये ट्रुथ है कि एक चार्टर एक प्रकार से राजा जॉन और उनके जो फेड्यूल लॉर्ड्स थे उनके बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ था, यानी कि एक समझौता था, कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें अधिकांश जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो यही थी कि राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, और अपनी मर्जी से मतलब वो जो भी कुछ काम करेगा कहीं ना कहीं वो चीज़ों को डिस्कस करके और बिना मैग्ना कोर्टा में लिखी हुई चीज़ों के खिलाफ वो चीज़ें नहीं करेगा। तो उसकी कहीं ना कहीं जो पावर्स थी वो लिमिटेड कर दी गई, वो कंट्रोल में रखी गई ताकि वो कभी भी डिप्लोमेटिक वो जो डोमिनेंट वाला नेचर है वो अपना कभी भी क्रिएट ना कर पाए, ठीक है। तो उसके ऊपर एक पावर रख दी गई। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बिल ऑफ राइट्स आए। 1628 में नहीं 1628 में पार्लियामेंट के थ्रू चार्ल्स प्रथम को पेश की गई एक अधिकारी याचिका पिटिशन ऑफ राइट्स, जो कि डेमोक्रेटिक की ओर से एक बहुत मतलब सेकंड प्रोसेस था कि भाई डेमोक्रेसी प्रोसेस है वो होना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो पार्लियामेंट है उसके परमिशन के बिना राजा कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता है, और बाकी मतलब अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे राजा लोग होते हैं ना, भाई राजा है ठीक है, वो अपनी मर्जी से अपनी प्रजा पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स वहाँ से जनरेट कर रहा है
अपने मज़े के लिए दूसरों को दुखी कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी नियम कानून अगर वो बनाना होगा उसको, तो वो बिना पार्लियामेंट के परमिशन के नहीं बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें 1628 के चार्टर में लिखी गई थी। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे चार्टर हैं, जैसे चार्टर 69 बिल ऑफ राइट्स, तो ये सब प्रेजेंट होते चले गए और उनमें नई नई चीज़ें इंक्लूड होती चली गई। अब सेकंड हम बात करेंगे संविधि यानी कि स्टैच्यूज। स्टैच्यूज क्या होता है कि ब्रिटिश संविधान का दूसरा सबसे महन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो है स्टैच्यूज। स्टैच्यूज वे कानून होते हैं, वे लॉज होते हैं जिन्हें पार्लियामेंट ने पारित किया है, यानी कि जो संसद से पारित होते हैं, जो संसद से तैयार किए जाते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को कानून निर्माण करने की अंतिम शक्ति प्राप्त है, यानी कि लास्ट जो पावर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। इसलिए टाइम टू टाइम पर इन्हें वोटिंग राइट्स को लेकर के, इलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, या जो वेलफेयर है, जो सार्वजनिक यानी कि लोगों के लिए जो राइट्स की बात करें, उनके ड्यूटीज़ की बात करें, या व्यक्ति के अधिकारों की बात करें, आदि से जितनी भी जुड़ी हुई जो संविधियाँ हैं, जो स्टैच्यूज हैं, वो वहीं से यानी कि पार्लियामेंट से ही पारित किए जाते हैं, वो लागू किए जाते हैं। जो ब्रिटेन के अलावा संविधान का निर्मित या लिखित भाग कही जाती है, अगर हम स्टैच्यूज की बात करें तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिसमय यानी कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग अभिसमय परंपराओं पर आधारित है। अभिसमय का मतलब होता है परंपरा यानी कि रिचुअल्स के बेस पर। अब हम स्टार्टिंग से ही बातें कर रहे हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर रूप से एक अलिखित संविधान है, कि अनरिटन है, क्योंकि डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए कुछ उनके पास नहीं है। तो वो अभिसमय यानी कि परंपराओं के बेस पर कानून बनाते हैं, तो इनको ही अभिसमय कहा जाता है, और यही सबसे बड़ा सोर्स है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य प्रचलित कानून यानी कि कॉमन लॉ। सामान्य कानून यानी कि जो कॉमन लॉ होते हैं वो रीति और प्रथाओं पर आधारित हैं। दैट मीन्स इसे पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया गया, लेकिन जो भी अभिसमय है, जो भी परंपरा है, उनसे अलग इन्हें जो न्यायालय है उनके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी कि पार्लियामेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन हाँ न्यायालय के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है, और ये रिचुअल्स के बेस पर तैयार किए गए और लिखित कानूनों की तरह ही इन्हें लागू किया जाता है। जैसे कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को क्लियर आउट किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, उनको लागू किया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से जो कॉमन लॉ होते हैं वो भी उसी तरीके से लागू होते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यायिक निर्णय या बड़े बड़े न्यायवेत्ताओं की टीका यानी कि जुडिशियल डिसीजन एंड कमेंट्रीज। तो संविधान निर्माण यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस को क्रिएशन की बात करें या उसकी डेवलपमेंट की बात करें, उसमें न्यायपालिका ने हमेशा से अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ पर न्यायाधीश अपने निर्णयों द्वारा कानूनों की व्याख्या करते हैं, यानी कि अपने डिसीजन के थ्रू वो लॉ को एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें क्लैरिफाई करते हैं। उनकी जो व्याख्या होती है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं ना वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर ली जाती है, टिकाऊ के रूप में लिखती है, ठीक है। यानी कि कोई भी केसेस चल रहा है तो वो रिकॉर्डेड है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो वो रिकॉर्डेड चीज़ें डिस्कस की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाता है। तो ये जो न्यायिक निर्णय और बड़े बड़े न्यायवेत्ताओं की टीकाएं हैं, ये भी काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा सोर्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है। तो एंड लास्ट हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, उसकी संविधियाँ हैं, चार्टर्स हैं, प्रथाएं हैं, न्यायिक निर्णय हैं आदि, इनका जो संग्रह है, इनकी जो यूनिटी है वो ही इनको एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में क्रिएट करती है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यानी कि साइलेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इन विशेषताओं को डिस्कस करके बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। आई होप सो अब तक की चीज़ें तो आपको डाउटफुल लगी नहीं रही, क्योंकि बहुत ही आसान सा कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोसेस है। आप यूके के बारे में पढ़ रहे हो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। थोड़ा फीचर्स से, थोड़ा जो विशेषताएँ हैं इनसे आप क्लियर आउट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, एग्जैक्टली सारे पॉइंट। एंड देन फर्स्ट पॉइंट है विकसित, अलिखित तथा लचीला संविधान, इवोल्व्ड, अनरिटन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो एक डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्लेक्सिबल है, एक अनरिटन है, ठीक है। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि हम पहले से यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि भाई वो अभी समय परंपराओं के बेस पर क्रिएट किया हुआ संविधान है, कुछ उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होने में ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं और बहुत आसान तरीके से चीज़ें हैंडल होती जाती हैं, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ पढ़ने की बातें होती है, नॉर्मली पार्लियामेंट में कुछ भी चीज़ें हो रही होती है तो डिस्कशन तो देखो बनता है, कंट्रोवर्सी तो देखो होती ही है, एंड फाइनल जो डिसीजन होता है वो तो फिर पार्लियामेंट का ही होता है, ठीक है। लेकिन हमारे मतलब अगर हम ब्रिटेन की भी बात करें, ठीक है, हम कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की जो न्यायालय है वो इतनी पावरफुल नहीं है
कि वो पार्लियामेंट के मामलों में इंटरफेयर कर सके। ठीक है, दूसरा मेन फीचर है एकात्मक सरकार यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन में यूनिटरी गवर्नमेंट प्रोसेस को अपनाया गया में एकात्मक प्रणाली यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट को अपनाया गया है बिकॉज ऑफ उसकी सारी जितनी भी पावर्स हैं उनको यूज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्रीय सरकार करती है। संघीय व्यवस्था में तो यानी कि जो फेडरल सिस्टम है उसमें तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर फेडरल सिस्टम है यानी कि यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। कुछ पावर्स ऐसी होती है कि वहाँ पे कंबाइंड रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसीजन देती है, उस पर मतलब डिसीजन ले सकती है, लेकिन कुछ आधार पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं, आप स्केड्यूल में पढ़ते हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में लेते हो, स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करती है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो भाई ब्रिटेन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया, जहाँ पर कंप्लीटली रूप से जो भी डिसीजन है, जो भी काम करना होता है वो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो वहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे कोई वहाँ पर नज़र आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। तीसरा पॉइंट है सरकार की संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री मेथड ऑफ गवर्नमेंट। तो अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली से बिल्कुल डिफरेंट इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली ने यानी वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी कानून, जो भी लॉ वगैरह जो भी क्रिएट होते हैं वो सब वहाँ की संसद में क्रिएट होते हैं। वहाँ की संसद इज़ ए मोस्ट पावरफुल बॉडीज ऑफ यूके सिस्टम, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये सरकार की संसदीय प्रणाली है। एंड नेक्स्ट है संसद की सर्वोच्चता। जैसा कि हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि हर एक बॉडी अपने अपने लेवल पर अपना कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो एक सुपरमेसी की तरह काम करती है। सुप्रीम कोर्ट, अगर हम न्यायालय की भी बात करें ब्रिटेन में, न्यायालय ठीक है अपने लेवल पर वो परंपराओं के बेस पर कुछ कॉमन लॉ को क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को चैलेंज नहीं कर सकता या उनको बदलने के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो संसद है उसकी सर्वोच्चता यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, तो संसद संविधान निर्माण सभा भी है और साधारण से साधारण कानून भी यही बनाती है, और यह कोई भी कर लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है मतलब, और अगर ये चाहे तो ये जो राजतंत्र है उसका भी अंत कर सकती है। ठीक है, तो ये इसका सबसे पावरफुल बॉडी है। तो यहाँ तक की चीज़ें अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, वो यहीं से लिया गया यानी कि ब्रिटेन से ही लिया गया है। एंड देन नेक्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन थ्योरीज एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अगर देखें क्यों थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं और जो प्रैक्टिकली चीज़ें उनमें डिफरेंसेस है। ठीक है, कि भाई थ्योरेटिकल चीज़ें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे राजा है, राजा के पास पावर है, उसका जो क्राउन है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर, भाई क्राउन जिसके पास होगा वही राजा होगा, इनडायरेक्टली हो तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज है, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है, अंतर है। यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली व्यवहार में देखें तो सारी जो पावर है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के हाथों में है, यानी कि संसद के पास है और संसद अपने हिसाब से चीज़ें वहाँ पर कवर करती है। ठीक, नेक्स्ट है संविधान के अभिसमय यानी कि कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंग्लैंड में अभिसमयों पर आधारित, जो इंग्लैंड है वो अभिसमयों पर आधारित देश है यानी कि परंपराओं। अभिसमयों का मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स मैं आपको बताऊं तो उसको परंपरा यानी कि रिचुअल्स बोला जाता है। तो इस देश का जो शासन है वो केवल विधियों पर आधारित न होकर के अभिसमय यानी कि परंपराओं पर आधारित होता है, और वो इतना ज़्यादा आधारित होता है कि इन परंपराओं को समझे बिना हम इसे समझ ही नहीं सकते। पर नेक्स्ट पॉइंट है कानूनों का शासन या विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि पूरे यूके में सबके लिए कानून एक बराबर होगा, कोई भी किसी को स्पेशलाइजेशन नहीं दिया गया। अगर कोई रिच है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके लिए कोई अलग कानून होगा, या फिर जो गरीब हैं उनके लिए अलग कानून होगा, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो इस रूल ऑफ लॉ को मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी इस रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया गया है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो कानून का जो शासन है वो पूरी दुनिया में चलता है, रूल ऑफ लॉ पूरी दुनिया में चलता है जो ब्रिटेन ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो कानून है भाई वो सबके लिए बराबर है। तो अगर कोई भी ऐसा विक्टिम होता है, ठीक है, सामने कोई भी है, अगर वो चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर उसने अपराध किया है तो उसकी सज़ा जो भी वहाँ पे है उसको वो मिलेगी। ठीक,
सो मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो चुका हो, लेकिन फिर भी इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इनके फीचर से रिलेटेड है, जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, ये सारी जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा आपका क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर हमें सीधा आप इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में आप लोगों को एक सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। और मेरी कोशिश ये थी कि हर एक कमेंट का आंसर मैं एक सही तरीके से दे पाऊँ। सारे कमेंट नहीं पढ़े जाए, लेकिन हाँ ज़्यादा जितने भी आते हैं मोस्टली, जिसका आंसर देने से कई सारी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ हो। तो मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।